में देखें तो मौर्य कला बेसिकली ये कला एंशियंट पीरियड से ही कला चला आ रहा है और ये इंडियन आर्ट का एक बिगनिंग माना जाता था। इंडियन आर्ट का बिगनिंग कहा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता और फिर मॉडर्न आर्ट को ही शुरुआत माना जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इंडियन आर्ट को अगर ऑर्गेनाइज किया गया, एक संगठित किया गया, तो वो था मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात था, क्योंकि उस समय का जो कला था, उस समय का जो वास्तुकला और कला काफ़ी ज़्यादा विख्यात था और इसको काफ़ी ज़्यादा राज्य के द्वारा संरक्षण भी दिया गया था। अशोक ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। चाइनीज यात्री जो फाहियान आया था अशोका के महल पे, तो उसने कहा था कि अशोका का जो महल है वो स्पिरिट यानी जादुई शक्ति से बना हुआ है, क्योंकि इतना खूबसूरत है कि कोई भी ह्यूमन हैंड इसको नहीं इतना अच्छा बना सकता है। मीन्स नो ह्यूमन हैंड ऑफ दिस वर्ल्ड कैन डू। कहा जाए तो मॉडर्न कला को ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है दो भाग में। एक भाग है कोर्ट आर्ट यानी राजकीय कला, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, यानी राजा उसको स्पॉन्सर करता है, यानी राजा के द्वारा कला को बढ़ावा दिया गया था। तो कोर्ट आर्ट हो गया स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट, या फिर कहा जाए तो स्टेट इनिशिएटिव, जिसमें किया जाता है पिलर्स, स्तूप, रॉक कट केव और राजप्रसाद, यानी उसको कहा जाए तो रॉयल पैलेस। तो ये सारी जो कलाएं हैं ये राज्य सरकार यानी कहा जाए तो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते थे, मतलब ये राजकीय कला होते थे। और अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ होते थे पॉपुलर आर्ट्स। पॉपुलर आर्ट्स में जो आम लोगों के बीच में काफ़ी फेमस था, और आम लोगों के बीच का ये जो कला था, जैसे कि मूर्ति कला हो गया, या फिर मिट्टी पर बना हुआ यानी कहा जाए तो टेराकोटा या पॉटरी। तो ये सारी जो कला है ये पॉपुलर आर्ट से, मतलब एक आम आदमी के बीच में ये कला फैला हुआ था। अगर हम लोग बात करें मौर्यन आर्ट का, तो मौर्यन आर्ट में हम लोग राजकीय कला में सबसे पहले बात करते हैं राजप्रसाद का। राजप्रसाद एक रॉयल असेंबली बिल्डिंग था, जो कि कुम्हरार में, पटना में, कुम्हरार जो कि पटना में ही है, वहाँ पे अभी भी अवशेष पाया गया है। और इस रॉयल असेंबली बिल्डिंग में 84 पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसको कि डिस्कवर किया गया है, जो कि कुम्हरार साइट पे यानी पटना में। और ये जो पिलर्स थे वो मोनोलिथिक पिलर्स थे। मोनोलिथिक पिलर्स का मतलब हो कि एक सिंगल ही पिलर्स था, इसमें कोई पिलर्स, इसमें और भी स्टोन्स नहीं जोड़ा गया था, मतलब एक ही स्टोन का बना हुआ था। इसका छत और फ्लोर यानी फ्लोर और रूफ, ये दोनों जो था लकड़ी से बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा आकर्षक था, काफ़ी ज़्यादा इसमें आर्टिस्टिक दिया गया था टच। फाहियान का कहना था कि ये गॉड गिफ्टेड है। मेगास्थनीज भी इस पे बोला था कि जो टाउन है वो चारों तरफ से लकड़ी के दीवार से घिरा हुआ है, और उस लकड़ी के दीवार में छोटे छोटे काफ़ी छिद्र हैं, जो कि तीर को पास करने के लिए बनाया गया है। यानी जो ये नंबर ऑफ होल्स है वो इट वाज क्रिएटेड टू लेट द एरो पास बाई, मतलब वो तीर को पार करने के लिए बनाया गया है। जो टाउन था उसमें 64 इंट्रेंसेस थे, मतलब 64 गेट था, और 570 टावर बनाया गया था। उसके बाद अगर देखें तो पिलर्स, पिलर्स रेड वाइट ग्रे सैंडस्टोन का होता था, और ये अशोक अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए पिलर्स का इस्तेमाल करता था। अगर हम लोग पिलर्स की बात करें तो मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट आदर्श के रूप में अशोक का पिलर्स यानी शिला स्तंभ को माना जाता है। उसका जो अपर पार्ट है जो पिलर्स का, उस पर मूर्ति बनाए होते थे, जिसको कैपिटल कहा जाता था। और ये कैपिटल जो होते थे वो 3 डायमेंशनल होते, 3D होते थे, यानी उसको 3 डायमेंशनल कहा जाए, जिस पे पशु की आकृति बनी होती थी। और ये जो पिलर्स होता था ये गोलाकार होता था और लगभग 20 फीट से भी ज़्यादा लंबा होता था, और वही एक ही पत्थर का बना होता था। ये सबसे ज़्यादा खासियत था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो पिलर्स थे वो ईरानी कल्चर से मैच करते हैं, ईरान का जो स्तंभ था उससे मैच करता है। लेकिन बहुत हद तक ये सत्य नहीं है, क्योंकि अशोक का जो स्तंभ था एक ही पत्थर से बना हुआ था, जबकि ईरानी स्तंभ कहा जाए तो अलग अलग पत्थर को जोड़ के बनाया गया था। और अगर दूसरी बात देखें तो अशोक का स्तंभ बिना किसी आधार के भूमि पर टिकाए हुए बना था, यानी अशोक का जो स्तंभ होता था, पिलर्स होता था, उसका कोई बेस नहीं होता था, जबकि ईरानी स्तंभ को माना गया है कि उसका बेस होता था। अशोक स्तंभ इंडिपेंडेंट रूप से विकसित किया गया था, माने वो कहीं भी स्तंभ लगाया जाता था वो अपने आप में स्वतंत्र था। लेकिन ईरानी स्तंभ जो था वो भवन में इस्तेमाल किया जाता था, विशाल भवन में इस्तेमाल किया जाता था। अशोक स्तंभ का जो शीर्ष था उस पर पशु जैसे कि सिंह और सांड की आकृति होती थी, जबकि ईरानी स्तंभ में माना जाता है कि उस पर मानव आकृति होती थी। और फिर एक और देखें तो अशोक का जो स्तंभ था, पिलर्स था, वो सपाट होता था, जबकि ईरानी जो पिलर्स होते थे वो नालीदार होते थे, वो नालीदार बने होते थे। मौर्यकालीन निर्मित जो प्रमुख स्तंभ है उसमें है लौरिया नंदनगढ़ का पिलर, लौरिया अधिराज का पिलर, रामपुरवा का पिलर, दिल्ली का टोपरा का पिलर, दिल्ली में मेरठ पिलर, और इलाहाबाद स्तंभ, रुमनीदई पिलर्स, सारनाथ पिलर, बेसनगर का गरुड़ पिलर। तो ये सब पिलर जो है मौर्यकालीन समय में ही बनाए गए हैं।
अगर हम लोग स्तूप की बात करें तो स्तूपों का निर्माण भी मौर्य काल से ही शुरुआत हुआ था। और स्तूप निर्माण का जो कला है वो माना जाता है कि जनजातीय तत्व से आया हुआ। ऐसा माना जाता है कि जनजातीय सरदार जिनके मृत्यु होने के बाद उसके ऊपर एक टीला बनाया जाता था। बाद में यही जो पद्धति था, यही जो सिस्टम था, वो बौद्ध धर्म के द्वारा अपना लिया गया। एक मिथक के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांट दिया गया था, और जहाँ जहाँ उन 8 भागों को रखा गया उसी की जगह पे स्तूप का निर्माण किया गया, यानी उन पर 8 स्तूप निर्माण किए गए। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार और कटोरी के आकार का होता था, जिसके अंदर में भाग जो है, अंदर का जो भाग था ईंट तथा बाहरी के भाग को पत्थर से बनाया जाता था। इसके केंद्र में हरिमिका होता था जिसमें पवित्र व्यक्ति का अवशेष रखा जाता था। भरहुत और सांची के स्तूप इसका जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण में आता है। अगर हम लोग स्कल्पचर राजकीय कला में, अगर हम लोग मूर्ति कला की बात करें तो इसका एक नमूना दिखता है कि जो सारनाथ का जो पिलर्स था, जो कि लायन कैपिटल बोला जाता है, उसका जो पॉलिशिंग किया होता है, उसका जो मोनोलिथिक रेलिंग था, उसको माना जाता है कि उस समय का कला का एक अच्छा नमूना था। दूसरा देखिए स्कल्पचर में तो जो कि गया में महाबोधि टेम्पल में है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टोन का बनाया हुआ है जिसका नाम है थ्रोन ऑफ मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन का ध्यान लगाने का जो सिंहासन है, वो भी अशोका के समय ही बनाया हुआ है। उसके अलावा एक कलसी जो कि देहरादून में बनाया गया है। धौली धौली जो कि एक रॉक कट है, यानी पत्थर को काटा गया है और उस पर जो एलिफेंट बनाया गया, हाथी बनाया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। पिलर पे जो संकेत जो मेनली इस्तेमाल होते थे जो स्कल्पचर के रूप में, मूर्ति के रूप में, वो थे लायन, फ्लावर, एलिफेंट, स्पोक व्हील। ये सारे स्कल्पचर का एक नमूना ही माना जाता है। हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तो रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर यानी पत्थर को काट के जो अंदर में गुफा बनाया गया था, पत्थर पे कलाकारी। ये माना जाता है कि मौर्यन काल जो है इसका शुरुआत हुआ था रॉक कट आर्किटेक्चर का। बराबर हिल्स, नागार्जुनी हिल्स, इसमें बहुत सारे ऐसे केव बनाए हुए थे जो कि आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था एंशेंट पीरियड में। 3 केव बराबर हिल्स में थे और 3 केव नागार्जुन हिल्स में पाए गए हैं, जिसमें कि अंदर में इंस्क्रिप्शन भी है, खुदाई अंदर में लिखा हुआ भी स्क्रिप्टेड है। उस पर नाम लिखा हुआ है दशरथ, जो अशोक का बेटा था। उसमें से कुछ केव ऐसे हैं जैसे कि सुदामा केव हो गया, जो कि सबसे पुराना केव माना जाता है। उसके अलावा है कर्ण चौपड़ केव। उसके बाद आता है लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव है। उस केव को इतना सुंदर माना जाता है कि सबसे ब्यूटीफुल केव के रूप में माना जाता है। इसके अंदर का इंटीरियर इतना ज़्यादा हाईली पॉलिश था कि आदमी उसमें चेहरा देख सकता है, मतलब एक मिरर की जैसा बनाया गया था, इतना ज़्यादा पॉलिशिंग था। और जो डोर होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। अगर हम पॉपुलर आर्ट्स की बात करें तो पॉपुलर आर्ट्स यानी फोक आर्ट्स यानी लोकल आर्ट्स की बात करें तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टोन स्कल्पचर। स्टोन स्कल्पचर मतलब स्टोन को जो काट के बनाया गया था। तो वैसे जो मूर्ति बहुत ज़्यादा पाए गए हैं पटना के आसपास में, मथुरा के आसपास में और भी कई क्षेत्र में पाए गए हैं। उसमें से बहुत से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं यक्ष और यक्षिणी का। टोसो पाया गया। टोसो एक न्यूड मेल फिगर था जो कि लोहानीपुर पटना में पाया गया है। फिर दीदारगंज में यक्षिणी का एक मूर्ति पाया गया है जो कि दीदारगंज पटना में ही है। ये सारे जो स्कल्पचर है सजेस्ट करते हैं कि उस समय का जो स्टोन कार्विंग यानी स्टोन पे बनाने का जो कला था वो कितना ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड और हाईली क्राफ्टेड कला होता था। और सेकंड में देखें तो रिंग स्टोन, डिस्क स्टोन, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ रिंग स्टोन्स होते थे और डिस्क स्टोन्स जो कि जो पटना और तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी आसपास में या राजघाट, वैशाली वैसे जगहों पे पाए गए। फिर अगर देखें तो टेराकोटा या फिर पॉटरी का है। पॉटरी में चलता था NBPW यानी नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो और टेराकोटा में देखें, टेराकोटा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चला था, जो कि अर्बन सेंटर जैसे ही शहरी एक्सपेंशन हो रहा था, शहर का फैलाव हो रहा था, तो उसमें टेराकोटा भी काफ़ी तेज़ी से यानी मिट्टी का जो बनाने का जो मूर्ति था कला, वो भी काफ़ी तेज़ी से विकास हो, काफ़ी तेज़ी से फैला। टेराकोटा को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था उसके थीम के लिए, उसके स्टाइल और उसके जो महत्व होते थे उसके लिए। उसमें जो मेल और फीमेल का जो फिगर होता था या फिर एनिमल और कार्ड्स का जो फिगर होता था, उसमें से कुछ को खिलौने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और कुछ जो फीमेल का फिगर होता था उसको रिलीजियस आइकन यानी धार्मिक पहचान के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशलिटी देखें हम लोग मॉडर्न आर्ट का, तो मॉडर्न आर्ट का अगर हम लोग उसकी खासियत देखें, इंपॉर्टेंट फीचर्स कहें तो वो देखें तो सारे पहला हम लोग देखते हैं, पहले जो देखें सारे पिलर्स जो थे एक पीस में बने हुए थे यानी मोनोलिथिक कल्चर का था। और उसके जो ऊपर में कैपिटल बना होता तो कैपिटल के रूप में अलग अलग चिन्ह होता, तो लायन कैपिटल, एलिफेंट कैपिटल जो भी है। सेकंड में देखें कि ये जो उस समय का जो कला था मॉडर्न आर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉलिश था और काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल और सुंदर होता था। मॉडर्न कला में ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा प्राधान्यता दिया जाता था, यानी जो ज्वेलरी जो किसी स्टैचू बनाया गया तो उस पर ज्वेलरी जो
बनाया जाता था, सजाया जाता था, उस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता था और उसके लिए काफ़ी हाई लेवल का टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल होता था। जो स्टोन्स है, जो पत्थर जो मौर्य काल में जो मोनोलिथिक कल्चर के लिए लाते थे, वो बेसिकली मथुरा और चुनार से पत्थर लाए जाते थे, जो कि बनारस के पास में है। अशोक जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्तूप्स भी बनाए, स्तूप। और स्टैचू जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते थे, चिकने होते थे और इसका चेहरा जो काफ़ी खिला रहता था। दो केव का निर्माण किया था अशोक के द्वारा, बनाया गया था अशोक के पुत्र के द्वारा बराबर, जो कि उसके अंदर का इंटीरियर डिजाइनिंग इतना सुंदर था कि एक मिरर की तरह काम करता था, एक ग्लास मिरर की तरह काम करता था। लोमस इसी केव और सुदामा केव, ये दोनों का जो इस पे वुडन आर्किटेक्चर यानी लकड़ी का आर्किटेक्चर का भी कला इस पे काफ़ी देखा गया है। और नेक्स्ट में देखें तो लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे ऐसा मिट्टी का भी स्टैचू, मिट्टी का भी मूर्ति पाया गया है, जो कि तक्षशिला के आसपास से पाया गया है, तक्षशिला मथुरा के आसपास में, जो कि मूर्ति होते थे, आइडल्स होते थे, जिसमें कि देवी देवताओं का भी होता है या चर्चनी सब का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ को तो खिलौने के रूप में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि डाइस हो गया, और ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ को जो था वो एक रिलीजियस सिंबल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इंडियन आर्टिस्ट जो कि प्री मॉडर्न पीरियड में माना जाता है कि वो दोनों पे काम करते थे, लकड़ी पे भी और स्टोन पे भी। तो ये बेसिकली ये सारे फीचर्स हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।